Hello everyone, welcome to my next video of liberalism. सो कल हमने पढ़ लिया था कि कैसे लिबरलिज़म का हिस्टोरिकल इमर्जेंस हुआ और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, और हमने क्लासिकल लिबरलिज़म में कुछ थिंकर्स को पढ़ लिया था, जैसे जॉन लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं और बेंथम हैं। हमने उनके बारे में पढ़ा और ये देखा कि उन्होंने कैसे उनके किस किस कॉन्सेप्ट से, किस किस प्रिंसिपल से लिबरलिज़म इमर्ज हुआ। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लिबरलिज़म जो है वो धीरे धीरे एक अलग अलग फॉर्म लेता हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए, कुछ डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद वो एक न्यू लिबरलिज़म का फॉर्म न्यू लिबरलिज़म का एक जो कंसेप्ट आता है, जो शायद कुछ जो लिबरलिज़म है उसका भी कॉन्सेप्ट जिसमें होता है, और कुछ जो उसका खुद का एक नया जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हम देखेंगे। तो हमने देखा कि लिबरलिज़म कैसे आया, और आज हम देखेंगे कि जो लिबरल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइनिंग अ पॉलिटिकल प्रोग्राम टू एड्रेस दिस इशूज इन द इमीडिएट ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. In doing so, they made a significant mark on the dominant foreign policies of the day. Much of their agenda is reflected in 14 points program speech delivered by the US President Woodrow Wilson in 1918. The points are, तो आप सबको पता है कि जब 1918 में जो वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, जो उससे इतने सारे हज़ार्डस जो उसके इम्पैक्ट हुए, उसके कारण 1918 में वुडरो विल्सन का एक स्पीच हुआ जिसमें उन्होंने 14 पॉइंट्स का मेंशन उन्होंने किया कि कौन कौन से 14 पॉइंट्स हैं जो वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हमें ले जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी शुड बी ट्रांसपेरेंट इन कैरेक्टर। जो प्रोसेस होता है डिप्लोमेसी का, जो उन लोग एक दूसरी कंट्रीज से क्या करते हैं, जो उनका इंटरेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें अगर आप ये देखेंगे, जैसे होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को मिलिट्री असिस्टेंस दे रही है, तो अगर मिलिट्री असिस्टेंस दे रही है तो वर्ल्ड को ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि इस कंट्री के पास इतना चीज़ें हैं। उससे क्या होगा, उससे जो एनार्की है, जो एक पावर दूसरे पावर पर अटैक करती है, वो कम होगा। तो रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, एसोसिएशन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ये होता है कि एक कंट्री को खुद के सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इकोनॉमिक बैरियर्स जो हैं उसे हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से आसानी से इंटरेक्ट करेगी तो उसका रिलेशन जो होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो इससे क्या होगा, वार का जो सिचुएशन वो कम होता है। तो आप ऐसे देख रहे हैं ना कि कैसे लिबरलिज़म जो है वो बात करता है इंडिविजुअल लिबर्टी की, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, मार्केट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की। तो ये सब किसके थ्रू होगा, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या करेगी, इंट्रैक्शन करेगी। किस फॉर्म में, चाहे वो सोशल इंट्रैक्शन हो, चाहे पॉलिटिकल इंट्रैक्शन हो, कल्चरल, इकोनॉमिक, कोई भी हो। तो ऐसे ही इन्होंने 14 पॉइंट्स जो मेंशन किए थे ना, वो सारे पॉइंट्स जो थे वो उसमें जा रहे थे कि हाँ, ऐसे चीज़ें चलेंगी तो जो अनार्की है, जो वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, वो ये सब क्या हो गया, वो ख़त्म होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1919 एट द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। आप सबको पता है कि लीग ऑफ नेशन था, जो कि यूएन का एक फॉर्म था। यूएन बाद में आया, लीग ऑफ नेशन का ही कन्वर्जन था यूएन। और तो लीग ऑफ नेशन जो था वो भी एक वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे एक इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन था, जो कंट्रीज़ के बीच में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए आया था, बनाया गया था सारी कंट्रीज़ के थ्रू। लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट थे, इसमें कुछ कंट्रीज़ को नेग्लेक्शन फील करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 आया वो आया था। हालांकि वो एक फेलियर भी है हमारे लिबरलिज़म का। लिबरलिज़म ने एक्सपेक्ट किया था कि हम जो कर रहे हैं, जो हम जैसे वर्ल्ड ऑर्डर को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर, जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ह्यूमन रीज़नेबल हैं, वो उसके ह्यूमन बहुत रीज़नेबल हैं, वो एक दूसरे से कभी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, कभी इकोनॉमिक, कभी सोशल, अदर कंसेप्ट, अदर इशूज़ पे क्या करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और वो
करप्शन जो होता है उन लोगों में बढ़ता जाता है। लेकिन ये सब एक फेलियर प्रूफ हुआ जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया। तो आप सब देख रहे हैं कि कैसे लिबरलिज्म धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर को इंटरप्रेट करने में सफल हो रहा था 1920s के टाइम में। तो आइए कैसे देखते हैं कि लिबरल अप्रोच पोस्ट वॉर ईयर्स में, कैसे लिबरल अप्रोच पोस्ट वॉर ईयर्स, आप समझ रहे हैं ना कि 1918 में जो एंड हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो जो उसके बाद का जो समय है तो उसको हम पोस्ट वॉर ईयर बोल रहे हैं। पोस्ट वॉर ईयर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का, नहीं, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का टाइम है। और उसी टाइम आपको याद रखना है कि 1920s टू 1940s का जो कुछ का टाइम है, 1940s नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का टाइम, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 एंड प्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच का जो टाइम है, उसके बीच जो लिबरलिज्म था वो बहुत ही लार्ज लेवल पर इन्फ्लुएंशियल तरीके से इमर्ज हुआ, क्योंकि उस टाइम ये वर्ल्ड ऑर्डर को इंटरप्रेट करने में कामयाब भी हो रहा था। लेकिन कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। आप जानते हैं जैसे कि एक कॉन्सेप्ट तो सब चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ही बाद में 1939 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद फिर से रियलिस्ट आए। मतलब उनका इमरजेंस बहुत लार्ज लेवल पे हुआ। तो उनका इमरजेंसी क्यों हुआ, तो वो सारी चीज़ें अलग बात हैं। आप अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिबरल अप्रोच पोस्ट वॉर ईयर्स में कैसे किन किन फॉर्म में इसका इमरजेंस हुआ। तो आप दिस थेरी सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इंडिपेंडेंट लिबरलिज्म and republican liberalism, as well as their assumptions have formed the basis for the emergence of a new conceptual framework, the neoliberal approach, also known as the liberal institutional approach. तो ऐसे ही जो धीरे धीरे इमरजेंस हुआ नए नए फॉर्म में, चाहे वो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म हो, चाहे वो फंक्शनलिज्म हो, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म हो, रिपब्लिकन लिबरलिज्म हो, इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे जो ये सारी कंसेप्ट आए, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे नया फॉर्म आता है लिबरलिज्म का, जिसे हम न्यू लिबरलिज्म के रूप में जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे लिबरलिज्म जो था वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था। तो पहले आया सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के फॉर्म में। तो ये किस टाइम में बहुत वर्क कर रहा था, तो वो हम देखेंगे। जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द क्लोजिंग स्टेज ऑफ 19th सेंचुरी एंड कंटिन्यूड टू फ्लरिश अंटिल मिड 20th सेंचुरी। तो हमने ये देखा कि ये जो लिबरलिज्म है, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इसका टाइम पीरियड है 19th सेंचुरी के बीच में और लेट 19th सेंचुरी के बीच में और मिड 20th सेंचुरी के बीच में ये जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है वो डोमिनेट कर रहा था। और दिस फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर प्यूरलिज्म इन आईआर। प्यूरलिज्म में आप जानते हैं कि सभी का, एक कंट्री का कोई वो नहीं होता है, इसमें सभी को इंक्लूड किया जाता है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म एम्फेसाइजेज ऑन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ये आप जानते हैं, सोशियोलॉजिकल नेम से ही लग रहा है ना हमें कि सोशियोलॉजिकल कुछ सोशलिज्म का कंसेप्ट होगा। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे उनके थ्रू जो वेलफेयर का वर्क हो रहा था, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे, जो काम कर रहे थे, उनको, उनके काम को, उनके वर्क को एम्फेसाइज किया जा रहा था सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म पुट्स फॉरवर्ड्स द आइडिया ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म। ये ट्रांसनेशनलिज्म के आइडिया को थोड़ा और लार्ज लेवल पे ले जाता है। कार्ल जो ड्यूस थे इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी कोऑपरेशन विद ईच अदर। सिक्योरिटी कम्युनिटी जो एक आइडिया है, वो उसका मतलब होता है कि कोऑपरेशन विद ईच अदर। तो इन सभी चीज़ों में सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में ये सारी चीज़ें थी। फंक्शनलिज्म की बात करते हैं हम, जो अब जैसे मैंने बताया कि एक धीरे धीरे इमरजेंस हो रहा था न्यू लिबरलिज्म का, के कंसेप्ट का। तो ये इसके थ्रू जो स्टेजेस हैं आप समझ सकते हैं कि इसके थ्रू जा रहा था। थ्योरीज सच एज डेविड मेट्रानी एंड अर्नेस्ट हास argue that if state cooperate in any one aspect, they would be able to do so in other fields. Primary focus of internationalism functionalism is, although on economic cooperation among states, its underlying assumption was that economic cooperation would allow them in other domains also.
तो जो हम बात करते हैं जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ फंक्शनलिज्म के, ये बोलते हैं कि अगर हम किसी एक चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, मतलब कि अगर जैसे क्लास में हम एक छोटे लेवल पे बात करते हैं, जैसे क्लास में एक दो बच्चे हैं जो एक दूसरे से बोलते नहीं थे, लेकिन वो क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं उनके बीच में उनके पास एक बच्चे के पास दो पेन है और उसने एक पेन उसको दे दिया, तो वो ऐसा नहीं होगा कि बस पेन तक ही ख़त्म बात, उसके बाद वो एक दूसरे से बातचीत करना भी शुरू कर देते हैं, मतलब उनके बीच जो रिलेशन है वो बनना शुरू हो जाता है कि यार ये इसने हेल्प की मेरी, तो मतलब ये मेरा फ्रेंड है, ऐसे करके। तो वैसे ही ये बोलते हैं फंक्शनलिज्म का। ये हालांकि एक बहुत ही छोटा, आई थिंक पता नहीं आप लोग को समझ में आया नहीं, पर ये एक एग्जांपल हो सकता है, मैंने ऐसे ही बना के दिया था। सो हाँ, तो चलते हैं कि जो ऐसे होता है कि अगर कंट्री दूसरी कंट्री को किसी भी चीज़ में, फंक्शनलिज्म फोकस करता है कि इकोनॉमिक असिस्टेंस अगर दे रहा है कंट्री दूसरी कंट्री को, तो अगर उनके बीच इंट्रैक्शन हो रहा है तो वो अदर चाहे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, अदर एस्पेक्ट्स में भी अदर जो अप्रोच हैं उसके थ्रू भी वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे उस कंट्री से। तो ये बोलते हैं कि एक डोमेन में अगर कर रहे हैं तो अदर डोमेन में भी इंटरेक्शन होगा। तो एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जो फॉर्मेशन ईयू का हुआ वो कैसे आया, उसका इमरजेंस हुआ ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC, इन 1952। उनका जो ईयू बना, इतना बड़ा ग्रुप है, आप सबको पता है यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा ग्रुप है, उसका इमरजेंस भी हुआ किसके थ्रू, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के थ्रू। तो आप समझ रहे हैं, तो ये बताते हैं कि अगर इंट्रैक्शन एक जगह एक कॉर्नर पे आप समझ सकते हैं, अगर वहाँ हो रहा है तो सभी जगह, सभी अप्रोचेस के थ्रू, सभी एस्पेक्ट में ये एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। तो फंक्शनलिज्म ये बोलता है, मतलब आप देख रहे हैं ना कि कैसे आइडिया ऑफ कोऑपरेशन, आइडिया ऑफ आइडिया ऑफ इंट्रैक्शन, ये इसमें क्या है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट में मिल रहा है, चाहे वो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में हो, चाहे वो फंक्शनलिज्म में हो, सभी जगह हमें ये मिल रहा है कि कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट करती ही हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑपरेशन का एक ना एक फैक्टर होता ही है। तो और लेकिन रियलिस्ट ऐसी बात नहीं करते हैं, रियलिस्ट बोलते हैं कि वो, आप सबको पता है, रियलिस्ट बोलते हैं कि मैंने रियलिस्ट का भी वीडियो नहीं बनाया है, मैंने सोचा, मैं लिबरलिज्म पढ़ रही थी तो सो आई थॉट आई मस्ट make video on liberalism. It was just for fun, and nothing else, but of course I will make video on realist approach also. So जो realism है वो बोलता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें यहाँ कोऑपरेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ह्यूमन की तरह बिहेव करता है कंट्री, ह्यूमन नेचर की तरह हर एक कंट्री का बिहेवियर होता है, वो अनार्किक होता है, वो सेल्फिश होता है, वो बस पावर को गेन करने के लिए चीज़ें करता है। और जिसमें हैंस जे मॉर्गेनथाउ हैं, वो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ फॉर पावर, फॉर गेनिंग पावर, फॉर अटेनिंग पावर, में भी हम वॉर लड़ते हैं तो पावर के लिए लड़ते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। वो लोग इन सब चीज़ों पे भी विश्वास करते हैं कि सब कुछ पावर के लिए है, कि एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे डोमिनेट किया जाए, उस पर चलता है रियलिज्म। लेकिन फंक्शनलिज्म ऐसे नहीं चलता है, लिबरलिज्म ऐसा नहीं चलता है। उसके बीच कहीं ना एक पॉइंट होता है कोऑपरेशन का, एक दूसरे में पीस इस्टेब्लिश करने का, एक दूसरे इंडिविजुअल के लिबर्टी को, उसके फ्रीडम को ख्याल रखता है लिबरलिज्म। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है। और हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म की। तो दिस कॉन्सेप्ट केम इनटू बीइंग into the parlance of international politics during the later part of the 1970s. Robert O. Calhoun and Joseph S. Nye developed this theory. तो इन लोगों ने इस थ्योरी को डेवलप किया कि इन्होंने, रॉबर्ट ओ केहोन और जोसेफ एस नाय जो थे, उन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म का। ऑल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो ये बोलते हैं कि कोई भी स्टेट एक्टर हो, चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये बोलते हैं कोऑपरेशन ऑन दैट लेवल फ्रॉम वेयर टू रिस्ट्रेन दैट कैन कॉज हार्म टू ईच साइड। मतलब अगर आप कोऑपरेशन, ये बोलते हैं कि उस लेवल का कोऑपरेशन जहाँ से अगर आप में से कोई भी अगर कोऑपरेशन करने को सोचता है, मतलब अगर कोई कंट्री सोच रही है कि अब हम इनसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक इंटरेक्शन बंद कर देंगे, तो वो इंटरेक्शन जब बंद होता है तो वो सिर्फ
आपको ही नहीं लॉस करेगा, उनको भी लॉस करेगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया पेट्रोल को क्या करता है, इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ से, अगर वो कंट्रीज़ इंपोर्ट बंद कर देंगी, मतलब एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी और इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है पेट्रोल, तो वो क्या होगा, तो इससे इंडिया को तो इकोनॉमिक लॉस होगा ही, साथ ही उन कंट्रीज़ को भी होगा, क्योंकि उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ये। तो आप समझ सकते हैं कि ये बोलते हैं कि हाँ, इंटरडिपेंडेंस ऐसा लेवल पे चला जाता है कि वहाँ से अगर आप रिस्ट्रेन करते हैं तो वो हार्म करता है दोनों कंट्रीज़ को, और कंट्रीज़ जो होती हैं वो हमेशा ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए चलती हैं, वो कॉस्ट और बेनिफिट अपना देखती हैं। तो अगर ये होता है तो वो कोऑपरेशन करना कभी बंद नहीं करेंगी, ऐसा ये इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म बोलता है। अगर हम बात करें रिपब्लिकन लिबरलिज्म की, तो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय इमैनुअल कांत एंड माइकल डॉयल, अमेरिकन स्कॉलर हैं ये। Democratic governments have positive power and generally they do not go for war. It advocates promotion of democracy worldwide to achieve peace. ऑब्वियस सी बात है रिपब्लिकन लिबरलिज्म, इसमें भी कोऑपरेशन, मैंने आप सबको बोला है कि जो कोऑपरेशन है, पीस है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें ये एक कॉमन फैक्टर होगा। वो किस किस के फॉर्म में है, किस किस के फॉर्म में नहीं है, ये आपको पढ़ने पर पता चलेगा। तो रिपब्लिकन लिबरलिज्म जो है वो एडवोकेट करता है कि जो गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट हैं, जैसे अमेरिका है, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली वॉर के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वॉर एक सही मीडियम नहीं है किसी भी चीज़ को गेन करने का। लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर कोई रोग कंट्री है, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसी कंट्री है जिसमें अनार्की है, जो अदर चीज़ों के लिए, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो कंट्रीज़ क्या करेंगी, वो वॉर के लिए जाएंगी। तो रोग कंट्री भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो रोग कंट्रीज वही होती हैं जो जिनमें इंटरनेशनल लॉज को जो नहीं मानती हैं, ऐसी कंट्रीज़। तो ऑब्वियसली रिपब्लिकन लिबरलिज्म बोलता है कि कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक होती हैं वो कभी भी वॉर के लिए नहीं जाती, तो कोऑपरेशन उनके बीच बना रहता है। तो ऐसे इन फॉर्म में ये जो लिबरलिज्म आया और न्यू लिबरलिज्म की ओर बढ़ रहा था। जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे तो लिबरलिज्म में वो भी देख लेते हैं हम लोग की डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी आई, और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो बन गया था 1970s के दौरान कंट्रीज़ के बीच में। कंस्ट्रक्टिविस्ट टर्न, ये एक टर्न है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टर्न इन द 1990s। द constructivist turn in IR challenged the traditional assumption of liberalism and emphasized the role of identity and norms and ideas and in shaping international relations. It argued that states are not rational actors but are instead shaped by cultural, historical and social factors. ये और हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है ह्यूमन सिक्योरिटी। इन 2000 द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इमर्ज्ड एज अ न्यू फोकस फॉर लिबरलिस्ट। दिस अप्रोच एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम थ्रेट्स सच एज पॉवर्टी, डिसीज एंड environmental degradation, and argues that these threats are just as important as traditional security. ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली इन सब चीज़ें कहीं ना कहीं लिबरलिज्म में थी, लेकिन अगर बात किया जाए 2000 में तो ये सारी चीज़ें एमर्ज होने लगी। जैसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट टर्न बोलते हैं 1990s का, तो वो सारी चीज़ें थी इनमें, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आता गया। और अब हम बात करेंगे न्यू लिबरलिज्म की। न्यू लिबरलिज्म को मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, उस पर नोट्स कम ही मैंने बनाए हैं, बट ये आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू मस्ट चेक द इंटरनेट एंड यू मस्ट राइट सम अदर पॉइंट्स इन दिस आल्सो। तो हम बात करते हैं न्यू लिबरलिज्म, तो ये कैसे आया। टू सेमिनल वर्क्स दैट मार्क्ड अ ब्रेक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिबरल ट्रेडिशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस आर रॉबर्ट क्यूहेंस आफ्टर हेजेमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ 1984 में इनका जो वर्क था, इनका जो एक
था जिसका नाम है आफ्टर हीजमनी कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984 में, और जो रॉबर्ट एलेक्जेंडर्स का इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन 1981 में इनका ये बुक था। इनमें इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो थॉट्स को, जो भी आइडियाज़ थे उस वो हमें न्यू लिबरलिज्म में कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा। वाइल द फॉर्मर फोकस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स थियरी टू एक्सप्लेन हाउ कोऑपरेशन इमर्जेस एंड परसिस्टेंस। जो पहला है, मतलब जो आफ्टर हीजमनी कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी जो वर्क है उसमें फोकस किया गया है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पे, और जो दूसरा है जो वर्क है जो इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन है उसमें फोकस किया गया है द गेम थ्योरी को जो एक्सप्लेन करता है कि कोऑपरेशन कैसे इमर्ज करता है और उसके बाद कैसे प्रसिस्ट करता है। इसमें इंडिपेंडेंस वाला भी आ जाता है कि अगर कोऑपरेशन हम किसी कंट्री से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो इंटरेक्शन जो है वो कंटिन्यूड होता है, और अगर हम रिस्ट्रेन करते हैं तो हमें उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है। दे एक्सेप्टेड द टू बेसिक अजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल अनार्की एंड रेशनल इगोइज्म ऑफ स्टेट टू शो दैट इफ इट वॉज पॉसिबल फॉर रेशनल इगोइज टू कोऑपरेट इवन इन अनार्किक सिस्टम्स। ये बोलते हैं अनार्किक सिस्टम है ना तो भी जो है कोऑपरेशन वो परसिस्ट करता है। ये इस बात पे फोकस करते हैं। न्यू लिबरलिज्म डिफर्ड फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज। दे एक्सेप्टेड दैट द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ अनार्किक। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो अनार्किक है, बट जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो नहीं बोलते, वो बोलते हैं नहीं कोई अनार्किक सिस्टम नहीं है, यहाँ कोऑपरेशन आराम से किया जा सकता है। दे एम्फेसाइज द certainly centrality of cooperation in international politics in even in anarchic system। और वो बोलते हैं कि अनार्किक सिस्टम में भी कोऑपरेशन पॉसिबल है। ये न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म थोड़ा सा डिफर करते हैं, वो बोलते हैं नहीं कोऑपरेशन ही है, कोई अनार्किक सिस्टम नहीं है। न्यू लिबरल्स आल्सो डिफर फ्रॉम क्लासिकल लिबरल्स ऑन द cause of conflict, as we saw liberalism had emphasized on the centrality of human nature and argued that conflict and war was the result of bad actors or failure of cooperation. Neoliberalism is stress on the importance of international institution in structuring international environment in ways that mitigates against anarchy. Cause of conflict can't be traced to human nature but to the presence of an absence of international institutions। न्यू जो लिबरलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन जो एक्टर्स होते हैं कंट्री के, जो भी एक्टर्स होते हैं उनके थ्रू हमारा इंटरनेशनल सिस्टम नहीं डिफ़ाइन होता है। अगर कोई भी फॉर्म ऑर्डर है इंटरनेशनल सिस्टम का तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है, वो जैसा इस्टेब्लिश करती हैं उसे वैसे ही वर्ड ऑर्डर होता है। तो ये ये जो लिबरलिस्ट हैं, क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, वो जो एम्फेसाइज करते थे कि जो बैड एक्टर्स हैं उनकी वजह से कोऑपरेशन नहीं होता है, फेलियर ऑफ कोऑपरेशन। न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं नहीं वो बैड एक्टर्स नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस और अब्सेंस होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो वो क्या करेंगी, वो डेफिनेटली कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगी। अगर वो नहीं है तभी जाके कहीं अनार्की और जो भी इंटरनेशनल लॉज के अब्सेंस में ही कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये न्यू लिबरलिस्ट मानते थे। सेकेंडली न्यू liberalism differs with liberalism on the question of important actors in global politics. Neoliberals accepted the realist assertion that the state is the most important actor through they add international as essentially as collection of states as well। जो न्यू लिबरलिज्म है वो डिफ़र करता है लिबरलिज्म से ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो न्यू लिबरलिस्ट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो रियलिस्ट असर्शन है कि स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर है, तो वो इसमें वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि इंटरनेशनल एज एसेंशियली एज कलेक्शन ऑफ स्टेट एज वेल। जो इंटरनेशनल एक्टर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, स्टेट एक्टर्स ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन रियलिस्ट के तरह जो रियलिस्ट बोलते हैं कि केवल स्टेट एक्टर्स स्टेट इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा लिबरलिज्म जो है वो उससे डिफ़र करता है। वो बोलता है नहीं इंटरनेशनल एक्टर्स और बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम भी
भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्टेट. Finally, neoliberalism differs with liberalism in its analysis of conflicts. Liberalist जो है explanation of conflict is historical in structure, but neoliberalist it's ahistorical. जो लिबरलिस्ट बोलते हैं वो हिस्टोरिकली एनालाइज करके बोलते हैं, जो नियो लिबरलिस्ट होते हैं वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को भी लेके चलते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी. अभी हमने कैसे देखा कि हाँ लिबरलिज़म से कैसे नियो लिबरलिज़म तक कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं. और मोस्टली हम लोगों ने नियो लिबरलिज़म में यही देखा कि कैसे ये डिफ़र करता है रियलिज़म से और क्लासिकल लिबरलिज़म से. तो और ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं इंक्लूड की हैं. सो you must go and check the internet, and thank you guys for listening me, for joining me in this session. Thank you. Next video, when I will come with next video, then definitely we will have some other important topic related to international relation. Or if you like the video, then definitely must tell me. I will definitely try to make more videos with my handwritten notes. So thank you guys, all the very best.